Hello students, today in this lecture we are going to discuss Young's double slit experiment. बेटा जैसा कि लास्ट लेक्चर के टर्मिनेशन में मैंने आपको बताया था, आज हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था बेटा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट S जो कि स्लिट्स S1 और S2 को इल्यूमिनेट करेगी और स्लिट के प्लेन के सामने स्क्रीन होगी और स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हो जाएगा। अब बेटा ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे ऑब्टेन हुआ है, इट इज द पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड द डार्क बैंड्स। बात समझ आ गई? तो पहले ये इंटरफेरेंस पैटर्न का बेसिक समझिए बेटा। देखिए, लेट अस सपोज से बेटा जैसे मान लेते हैं कि ये स्क्रीन है और स्क्रीन को हमने आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कुछ लाइंस हमने मार्क कर ली हैं, आइडेंटिकल है, विड्थ सेम है। अब इमेजिन करिए कि बेटा इसके सामने सोर्स है। अगर इसके सामने सोर्स है तो स्क्रीन पर जनरल इल्यूमिनेशन होगा। अब अगर स्क्रीन के सामने दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो उनसे जब लाइट वेव्स निकल करके स्क्रीन पर पहुंचती हैं तो क्या होता है सर? बेटा ये पेयर्स बनाए आप रीजन के पेयर्स कंसीडर करें। क्लियर? तो जब सिंगल सोर्स था तो जनरल इल्यूमिनेशन था, तो जब कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो क्या हुआ? इंटरफेरेंस की वजह से बेटा नीचे वाली रीजन से लाइट यहां पर शिफ्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जब नीचे वाली रीजन से लाइट यहां पर शिफ्ट हो जाती है तो स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाली रीजन है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है और नीचे वाले पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट नॉर्मल से कम हो जाती है। तो बच्चों ये जो रीजन है जहां से लाइट शिफ्ट हुई थी ये डार्क बैंड कहलाता है और जिसमें लाइट ऐड हो गई थी वो ब्राइट बैंड कहलाता है। बात समझ आ गई? बिल्कुल ठीक ऐसे ही नेक्स्ट पेयर में भी होगा। नीचे वाली रीजन से लाइट ऊपर वाली रीजन में शिफ्ट हो जाएगी तो ये ऊपर वाला ब्राइट बैंड हो जाएगा और नीचे वाला डार्क बैंड हो जाएगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से लास्ट वाले पेयर में नीचे वाले से लाइट ऊपर वाली रीजन में शिफ्ट हो जाएगी तो ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऐड हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और नीचे वाले में रिड्यूस हो जाएगी। तो ऊपर वाला ब्राइट बैंड हो जाएगा और नीचे वाला ये डार्क बैंड हो जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न स्क्रीन पर ऑब्टेन होता है, फॉर्म होता है। अब ध्यान से देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अपरेटस। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अपरेटस बोले या यूं कहें कि सेटअप। देखिए, लेट अस सपोज से यहां पर ये स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने ये प्लेन एक कार्डबोर्ड था जिस पर स्लिट्स S1 और S2 है। तो स्लिट्स ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे और यहां पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट S है। तो सोर्स S से लाइट वेव्स स्लिट्स तक पहुंचेगी और उसके बाद स्लिट्स से लाइट वेव्स जिनकी इंटेंसिटीज I1 और I2 होंगी, ये स्विच जब स्क्रीन की तरफ प्रोपेगेट करेंगी तो ये इंटरफेयर करेंगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? जब दो लाइट वेव्स एक ही मीडियम से ट्रेवल करती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। अब इंटरफेरेंस की वजह से इस स्क्रीन के ऊपर पैटर्न फॉर्म होगा ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड द डार्क बैंड्स। तो बेटा सोर्स देखिए, सोर्स दोनों स्लिट्स S1 और S2 से इक्वी डिस्टेंट है। तो बेटा सोर्स के सामने ये जो पॉइंट है, क्लियर? अब स्लिट S1 से जब लाइट यहां पहुंचेगी और स्लिट S2 से लाइट यहां पे पहुंचेगी तो आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ सेम दिखाई दे रही है, तो लाइट वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। तो इस पॉइंट पर यहां पर ये ब्राइट बैंड फॉर्म होता है। क्लियर? अब जब यहां पर ब्राइट बैंड फॉर्म होगा तो इसके ऊपर डार्क बैंड फॉर्म होगा, फिर इसके ऊपर ब्राइट बैंड फॉर्म होगा, उसके बाद फिर ऊपर डार्क बैंड फॉर्म होगा, फिर ब्राइट बैंड फॉर्म होगा। समझ आ गई ये बात? अब ये हो गया अप द स्क्रीन। ऐसे ही डाउन द स्क्रीन होता है। डाउन द स्क्रीन यहां पर ये डार्क बैंड फॉर्म हुआ, उसके बाद ये ब्राइट बैंड फॉर्म हुआ, फिर ये डार्क बैंड फॉर्म हुआ और फिर ब्राइट बैंड फॉर्म हुआ। समझ आ गई बात? तो बेटा ब्राइट बैंड्स में जिनको हमने शेड किया है, जो शेडेड है वो डार्क बैंड है, शेडेड है ये डार्क बैंड है, और जो बेटा अनशेडेड है वो ब्राइट बैंड है। जो अनशेडेड है वो ब्राइट बैंड है। तो बेटा ब्राइट बैंड के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डार्क बैंड से ज्यादा है। तो वी आर गोइंग टू से दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द ब्राइट बैंड इज सपोज से I maximum बोल रहे हैं, and the intensity of light in the dark band let us suppose it as I minimum। बेटा ये बात समझ आ गई आपको? अब ध्यान से देखिए, सोर्स
स्लिट्स को इल्यूमिनेट करेगा, स्लिट्स से लाइट वेव्स आएंगी, आगे जाएंगी, इंटरफियर करेंगी, स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हो जाएगा। तो बेटा स्लिट से जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटीज I1 और I2 हैं। समझ आ गई बात? तो सिंस ये जो फिगर है ये बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। गॉट इट सिंस? तो आज हमें करना है एनालिटिकल अप्रोच, द एनालिटिकल अप्रोच फॉर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब करेंगे बेटा एनालिटिकल अप्रोच, और इस एनालिटिकल अप्रोच से हम कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करने वाले हैं। देखिए बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच, अब ध्यान से देखें बेटा एनालिटिकल अप्रोच। तो स्लिट S1 से जो लाइट आ रही है हम उस लाइट का वेव इक्वेशन लिखेंगे, स्लिट S2 से जो लाइट आ रही है उस लाइट का वेव इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आप पहले कंसिडरेशंस में लिखें, सपोज Y1 be the instantaneous amplitude of the light wave from the slit S1. तो बेटा Y1 को लिखें A sin ओमेगा टी। ये A क्या हो जाएगा? A एम्पलीट्यूड हो जाएगा ऑफ द लाइट वेव विच इज कमिंग फ्रॉम द स्लिट S1। समझ आ गई बात? अब एक जनरल अप्रोच कर रहे हैं तो हम यहां पे क्या करेंगे कि स्लिट S2 से जो लाइट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफरेंट रखेंगे। तो बेटा आप नेक्स्ट लाइन में लिखें, ये इक्वेशन कॉपी करने के बाद लिखना है आपने। नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट Y2 बी द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव फ्रॉम द स्लिट S2। तो बेटा Y2 को लिखेंगे आप, इट इज से बी साइन ओमेगा टी। अब बेटा जैसा कि आपको बताया था मैंने, कोहेरेंट सोर्सेस की बात हो रही है, तो कोहेरेंट सोर्सेस से जब लाइट वेव्स आती है तो या तो फेज डिफरेंस 0 होता है, और अगर कुछ फेज डिफरेंस होता है तो वो कांस्टेंट होता है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों लाइट वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट। तो सिंस लेट अस सपोज इट इज ओमेगा टी माइनस फाइव, तो ये फाइव क्या हो गया बेटा? ये फाइव फेज डिफरेंस हो गया बिटवीन द फर्स्ट लाइट वेव एंड द सेकंड लाइट वेव। वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर से सेकंड। गॉट इट सिंस? आई होप कि आपने पहले ये फिगर ड्रॉ कर लिया है, ये फिगर स्केच कर लिया है। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब ये दोनों लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेंगी तो एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी। तो रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म हुआ है उसका मैथमेटिकल फॉर्म हमें डिराइव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। गॉट इट सिंस? नेक्स्ट लाइन में लिखें, सपोज द लाइट वेव्स फ्रॉम द स्लिट्स S1 एंड S2 interferes with each other to give the interference pattern on the screen. Full stop. Let Y be the instantaneous amplitude. Let Y be the instantaneous amplitude of the resultant wave formed. तो अब ध्यान से देखिए बेटा, Y अगर instantaneous amplitude होगा the resultant wave form, then this Y is written as say Y1 plus Y2. Y is written as Y1 plus Y2. अब बेटा दोनों को उठा करके ऐड करना होगा। सो दिस y इज रिटन एज a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस b sin ऑफ ओमेगा टी। सर मुझे ये फिगर मिटाना पड़ेगा। a sin ऑफ ओमेगा टी माइनस से 5। ठीक है सर? अब ध्यान से देखें, अब बेटा ये जो sin ओमेगा टी माइनस 5 है हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सो दिस y इज रिटन एज a sin of omega t plus b sin a minus b के फॉर्मूला को यूज करके एक्सपेंड करेंगे। sin omega t cos phi minus cos omega t sin phi। गॉट इट फ्रेंड्स? ये बात समझ आ गई आपको? अब ध्यान से देखिए, तो बेटा अब वी कैन से दिस y is written as,
हम पहले साइन ऑफ ओमेगा टी को कॉमन लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी को कॉमन ले रहे हैं, यहां पर ए बचेगा और इस वाले पार्ट में से जब साइन ओमेगा टी कॉमन चला जाएगा तो बचेगा बेटा बी कॉस फाइव। गॉट इट स्टूडेंट्स? उसके बाद माइनस कॉस ओमेगा टी, बेटा बी कॉस ओमेगा टी था, उसका कॉस ओमेगा टी पहले लिख लिया, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद बी साइन फाइव। बात समझ आ गई है? अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, बेटा ये वाला जो पार्ट है, लेट अस सपोज से दिस a प्लस बी कॉस फाइव इज रिटन एज से आर कॉस थीटा। बेटा इस वैल्यू को हम आर कॉस थीटा मान लेते हैं। लेट अस सपोज से इट इज द इक्वेशन नंबर से थर्ड। गॉट इट? और ये जो b साइन फाइव है, b साइन फाइव है, इसको हम r साइन थीटा मान लेते हैं। लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। गॉट इट? तो बेटा ये दोनों वैल्यूज अब यहां पर प्लेस करेंगे। वैल्यूज प्लेस करने के बाद हमें मिलेगा y इज रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा टी, a प्लस बी कॉस फाइव की जगह पे इट इज r कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, बेटा b साइन फाइव की जगह पे इट इज r साइन थीटा। बात समझ आ गई? अब देखिए दोनों में से r कॉमन लेते हैं, सो दिस y इज रिटन एज r इज मेड कॉमन, we are left with साइन, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, साइन देखिए ओमेगा टी कॉस थीटा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। बेटा बात समझ आ गई? ध्यान से देखें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो सिर्फ ये भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप ऐसा करें स्टूडेंट्स, पहले ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करें। यस स्टूडेंट्स, ये वाली कैलकुलेशन आपने होप सो कॉपी कर ली है। तो बेटा अब मैं इधर कर रहा हूं, तो ध्यान से देखें, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को रीराइट करें, दिस y इज रिटन एज से r साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इट विल बी साइन a माइनस b साइन a माइनस b। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फिफ्थ। और बेटा ये जो इक्वेशन फिफ्थ है, इट इज द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड। इट इज द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर्म। गॉट इट स्टूडेंट्स? लिख लें, ये स्टेटमेंट लिख लें, द इक्वेशन फिफ्थ is the instantaneous amplitude of the resultant wave formed, where capital R is the amplitude of the resultant wave. Capital R is the amplitude of the resultant wave. Okay? अब ध्यान से दोबारा मेरी बात सुने। देखिए बेटा, फर्स्ट वेव का इक्वेशन साइन के टर्म्स में है, सेकेंड वेव का इक्वेशन ये भी साइन के टर्म्स में है, और जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुआ उसका इक्वेशन ये भी साइन के टर्म्स में है। तो बेटा फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A था, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड B था, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड R होगा। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है सर, हमें रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन तो मिल गया। अब बेटा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उनके एम्पलीट्यूड्स की टर्म्स में चाहिए, मतलब A और B की टर्म्स में चाहिए। बात समझ आ गई? सो एक्सप्रेशन फॉर amplitude of resultant wave, बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, मतलब हमें R चाहिए A और B की टर्म्स में। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ इनको यूज करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे पहले और उसके बाद ऐड करेंगे। बात समझ आ गई? तो पहले करेंगे squaring on both sides in equations third and equation fourth।
तो पहले स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 की स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड, तो वी कैन से इट इज रिटन एज से r cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इट इज a प्लस b cos phi, a प्लस b cos phi का होल स्क्वायर। समझ आ गई ये बात? तो स्टूडेंट्स इस वाली इक्वेशन को आप लिखें इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 4 की स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड पे, तो स्टूडेंट्स r sin थीटा होल स्क्वायर इज रिटन एज, इट इज b sin phi होल स्क्वायर। लेट अस कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर 7। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। अब बेटा ये जो स्क्वायरिंग करने के बाद जो हमें दोनों इक्वेशंस मिली हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को एड अप करेंगे। समझ आ गई बात? नाउ अब आप ऐसा करें, ये वाली साइड आपने कॉपी कर ली थी, तो मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। नाउ हेडिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स वी कैन से इट इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू, सो ऐसे ये कॉपी कर ले क्योंकि मुझे इधर मिटाना पड़ेगा, लंबा एक्सप्रेशन है। स्टूडेंट्स देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का हमने ऐड कर लिया है, अब राइट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं। इट इज a प्लस b cos phi स्क्वायर प्लस इट इज b sin phi स्क्वायर। गॉट इट? अब देखिए, अब हमें एक्सपेंड कर लेना। नाउ सिंस r स्क्वायर इज मेड कॉमन, नाउ वी आर लेफ्ट विद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा इधर मिलेगा, ये होप सो आपने कॉपी कर लिया, अब इधर मिलेगा स्टूडेंट्स, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2ab cos phi प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर phi। बात समझ आ गई बेटा? अब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया 1। सो स्टूडेंट्स दिस r स्क्वायर बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ r स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को आप ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड को जब ध्यान से देखेंगे तो आपके पास है b स्क्वायर cos स्क्वायर phi और b स्क्वायर sin स्क्वायर phi। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, पहले a स्क्वायर एज इट इज प्लस b स्क्वायर, अब बेटा कॉमन ले रहे हैं, b स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, तो cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, देन प्लस इट इज 2ab cos phi। बेटा बात समझ आ गई? अब बेटा ब्रैकेट में देखिए cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स r स्क्वायर इज रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ब्रैकेट में जो है ये 1 हो गया, प्लस इट इज 2ab cos phi। Got it? तो स्टूडेंट्स दिस r is written as a square plus b square plus 2ab cos phi whole power 1/2, whole power 1/2। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ और सेवेंथ, और उसके बाद इस वाली इक्वेशन को लिखें आप इक्वेशन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर 8 है, it gives you the amplitude of the resultant wave in terms of the amplitudes of the waves which are interfering with each other। तो देखिए फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉल a था, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉल b था, और दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस हुआ करता था। तो बेटा रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब इसी के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। बात समझ आ गई? तो आप ऐसा करें, यानी कैलकुलेशन कॉपी करें, ये एक्सप्रेशन हमारा रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का कंप्लीट हो चुका है। अब कंडीशंस की बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की।
यस यस डन। अब ध्यान से देखिए, कंडीशंस, ये बेटा उसी की कंटिन्यूएशन है। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए कंडीशंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझाया था। एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इंपोज करता है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुआ था उसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होता है, या यूं कहें कि जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो रही है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। सो सिंस R is मैक्सिमम, ओके, अगर देखिए R ने मैक्सिमम होना है तो R A B और cos phi पे डिपेंड कर रहा था, तो अगर R ने मैक्सिमम होना है तो cos phi का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट दिस cos of phi इट शुड बी इक्वल टू 1। और बेटा cos phi 1 कब होता है? सबको मालूम है कि cos 2n pi पर cos का वैल्यू 1 होता है। तो सिंस इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो phi का वैल्यू है, जो phi का वैल्यू निकल करके आएगा इट विल बी 2n pi, इट विल बी 2n pi। यहां पर बेटा n का वैल्यू इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी एनी नंबर। बात समझ आ गई? तो सिंस फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2n pi, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, ये पहले नंबर की बात हो गई। दूसरे नंबर की बात, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? नाउ सिंस दिस R maximum was the amplitude of the resultant wave when the interference was constructive. तो R maximum is written as a square plus b square plus 2ab। बेटा cos phi भी हुआ करता था, अब cos phi का वैल्यू हो गया 1। So since we are left with a square plus b square plus 2ab, the power was 1 by 2. So since this R maximum is written as it is a plus b whole square raised to the power 1 by 2। यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। So since this R maximum is written as say a plus b। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया था, तब मैंने आपको एडवांस में बताया था कि बेटा जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स। वो आपके सामने कैलकुलेशन है। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पाथ डिफरेंस की बात की थी। थर्ड, let us suppose say x be the path difference between the interfering waves, ओके। तो बेटा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन the path difference x and the phase difference phi, जो रिलेशन होता है that is x by wavelength, path difference divided by the wavelength is always equals to the phase difference divided by 2 pi। बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अभी हमने किया है कि जो फेज डिफरेंस है that is equals to 2n pi, it is 2n pi divided by 2 pi। बेटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो x कम्स आउट टू बी n लैम्डा। मतलब बेटा जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ, ओके। तो ध्यान से देखिए, दिस n इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी एनी नंबर। ये बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? इतना काम क्लियर हो गया। जल्दी से इसको कॉपी करें।
स्टूडेंट्स अब बात करेंगे कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखिए, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बी मिनिमम। ओके, सो स्टूडेंट्स फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस R is minimum। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब बेटा ये देखिए, R डिपेंड कर रहा था cos phi के ऊपर। So स्टूडेंट्स फॉर R to be minimum, this cos of phi it should be minimum। बेटा बात समझ आ गई? और जो मिनिमम वैल्यू होता है बेटा, जो मिनिमम वैल्यू होता है दैट इज -1। ओके, so it is simply equals to say -1। और बेटा cos -1 कब होता है? cos -1 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। कब होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। बेटा बात समझ आ गई आपको? इतना काम क्लियर हो गया? अब मेरी बातें ध्यान से सुनते जाएं। यस फ्रेंड्स, अब फाई, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि कॉस नेगेटिव होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पर। सो इट इज रिटन एज 2n - 1 पाई, इट इज इक्वल्स टू -1। सो दिस फर्दर इंप्लाइज दैट दिस cos of phi, this cos of phi is equals to cos of 2n - 1 times of pi. This implies that this phi is equals to this 2n - 1 pi. तो बेटा फेज डिफरेंस इंटरफियरिंग वेव्स के बीच में अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सो इट इज इक्वल टू द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, देखिए, सो दिस n इट विल बी 1 2 3 अप टू एनी नंबर। गॉट इट? अब बेटा ये पहली बात थी। दूसरे नंबर पे अब बेटा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालेंगे जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। से R minimum is the amplitude of the resultant wave. So this R minimum is written as say a square plus say b square plus say 2ab। बेटा बात करेंगे cos phi की। cos phi का वैल्यू कितना है? इट इज -1 और होल पावर था 1/2। So since this R minimum is written as a square plus b square minus 2ab, whole power is 1/2. So this can be rewritten as that R minimum is equals to, it is a minus b whole square raised to the power 1/2। तो बेटा ये पावर कैंसिल आउट हो गई। क्लियर? तो स्टूडेंट्स बेटा R मिनिमम मिलेगा, दिस R मिनिमम इट विल बी इक्वल्स टू a माइनस b। तो बेटा ध्यान से देखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुआ है उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स। समझ आ गई ये बात भी? इतना काम क्लियर हो गया। अब बेटा फिर से बात करेंगे पाथ डिफरेंस की। थर्ड, से x बी द पाथ difference between interfering waves। तो सेंस रिलेशन था x by lambda it was equals to phi divided by 2 pi। बेटा phi का वैल्यू डालेंगे, so this x divided by lambda it was 2n minus 1 times of say pi divided by 2 pi। पाई पाई कैंसल्ड आउट,
So this is written as x is equals to 2n minus 1 multiplied with lambda divided by 2. अब यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स आएंगे, तो लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स आएंगे, n की वैल्यूज दे आर 1 2 3 अप टू एनी नंबर. तो सिर्फ ये कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. क्लियर हो गई बात. अब एक बात करते हैं सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं. तो न्यूमेरिकल्स में सिर्फ जो चीजें हैं कम से कम मैं आपसे 2 पॉइंट्स की बात करता हूं. ठीक है ओके. तो पहले आप जल्दी से वाली कैलकुलेशन एक बार कॉपी कर लें. यस सर. बेटा याद रखें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप, सोर्स से लाइट वेव्स स्लिट्स तक जा रही थी, स्लिट्स से जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटीज हमने मार्क कर ली I1 और I2. ये सामने स्क्रीन था, स्क्रीन पर ब्राइट बैंड और डार्क बैंड फॉर्म हुए थे. सेंटर पर ब्राइट बैंड है, उसके ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, लाइक दिस अप द स्क्रीन एंड डाउन द स्क्रीन, सेम अप्रोच. तो स्विच जो ब्राइट बैंड है, ब्राइट बैंड है, उसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और स्विच जो डार्क बैंड है उसमें इंटेंसिटी मिनिमम है. क्लियर. स्लिट से जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटीज I1 और I2 हैं. तो बेटा पहली बात ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. न्यूमेरिकल्स में पहली बात स्विच याद रखें बेटा इंटेंसिटी is directly proportional to amplitude square. Got it? Okay. तो स्टूडेंट्स अगर इंटरफियरिंग सोर्सेस की बात हो रही है, इंटरफियरिंग सोर्सेस की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स I1 is directly proportional to a square. बेटा फर्स्ट स्लिट से जो लाइट निकली थी उसका जो एम्पलीट्यूड था वो a था. Then I2 is directly proportional to b square. Okay. Now we can say that this I1 is equals to say k proportionality constant लगाया है. It is a square. I2 is equals to say k b square. तो स्टूडेंट्स इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं. This I1 divided by I2, it will be equals to a by b या a square by b square. a square by b square. तो स्टूडेंट्स ये I1 by I2 इंटरफियरिंग सोर्सेस का रेशियो है. ठीक है ओके. इसके बाद बात करेंगे दूसरे नंबर पे इंटेंसिटी रेशियो इन द इंटरफेरेंस पैटर्न. इंटेंसिटी रेशियो इन द इंटरफेरेंस पैटर्न. तो इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स फॉर्म हुए. ब्राइट बैंड में इंटेंसिटी मैक्सिमम, डार्क बैंड्स में इंटेंसिटी मिनिमम. सो स्टूडेंट्स ब्राइट बैंड में जो इंटेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम, इट इज रिटन एज I maximum and it is directly proportional to R maximum square. ओके. R maximum हुआ करता था, I maximum is directly proportional to A plus B whole square, क्योंकि R maximum A plus B था. So since this I maximum is written as say K A plus B whole square. बात समझ आ गई बेटा. अब इसी तरीके से इंटेंसिटी मिनिमम की बात करेंगे, मतलब डार्क बैंड्स में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है. तो I minimum is written as directly proportional to R minimum square. So I minimum is directly proportional to A minus B whole square. Now this I minimum is equals to say K multiplied with A minus B square.
तो सिंस हमें चाहिए इंटेंसिटी रेशियो, so since we can say that this I maximum divided by I minimum, it will be equals to A plus B divided by A minus B whole square. Got it friends? आप ये कॉपी करें तो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स YDSC के जब आएंगे तो बेटा इंटेंसिटी रेशियोज की बात होगी। इंटेंसिटी रेशियोज में इंटरफियरिंग सोर्सेज होंगी या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी रेशियो की बात होगी। कॉपी करें। यस सर। अब बेटा तीसरे नंबर पे देखें। तीसरे नंबर पे देखें। अब बेटा देखिए, स्लिट से लाइट वेव्स निकल रही है। बेटा स्लिट का विड्थ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होता है। तो स्लिट का विड्थ और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो उससे पास हो रही है, तो इंटेंसिटी स्लिट की विड्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। विड्थ ऑफ स्लिट। तो बेटा I1 इंटेंसिटी जो स्लिट S1 से निकला है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1। तो ये W1 क्या हो गया? इट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट S1। लिख लेना, I2 is directly proportional to W2. So we can say that this I1 by I2 is equals to K times of W1 divided by K times of W2. बेटा K proportionality constant था, cancel out हो जाएगा। So this I1 by I2 is equals to W1 by W2. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से इस थर्ड पॉइंट को कॉपी कर लें। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं? बेटा स्लिट से लाइट वेव्स आएंगी, इंटरफियर करेंगी, स्क्रीन तक पहुंचेंगी। अब फ्रेंड्स स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर जब लाइट वेव्स इंटरफियर करेंगी तो वहां पर जो इंटेंसिटी होगा वो वाला इंटेंसिटी जो स्क्रीन पर एक पॉइंट पर है, वो इंटेंसिटी स्टूडेंट्स हमें I1 और I2 के साथ रिलेट करना है। ठीक है? अब देखिए, सपोज से दीज आर द स्लिट्स से S1 एंड S2। सोर्स लाइट वेव्स। बेटा स्लिट S1 से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I1, स्लिट S2 से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी I2। और मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि बेटा ये कोई भी एक पॉइंट है P ऑन द स्क्रीन, पॉइंट P ऑन द स्क्रीन, और स्लिट से लाइट वेव्स आ रही है, इंटरफियर कर रही है एट द पॉइंट P। तो बेटा P पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगा? P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है दैट इज सपोज से I। क्लियर? सो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन का रिलेशन दे रहा हूं। एट एनी पॉइंट say P on the screen। अब ध्यान से देखें, this I, it is written as I1 plus I2, I1 plus I2 plus twice of, चलिए थोड़ी जगह कम है मैं इधर लिख देता हूं, this I is written as say I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 multiplied with cos of phi। क्लियर? यहां पे phi क्या हो जाएगा? Phi is the phase difference between these two interfering waves when they are arriving at the point P। तो phi is the phase difference between the light waves arriving at the point say P।
अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सप्रेशन कहां से आया, तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा इक्वेशन 5 से आया। r was equals to अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos phi। याद है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड था, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इट इज अंडर रूट टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स इन टोटल ये 4 बातें होंगी YDSE की, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो सारे एरियाज मैंने कवर कर दी हैं, YDSE हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बेटा नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है, मतलब विड्थ ऑफ द बैंड्स निकालना है। आपको मैं एडवांस में बता रहा हूं स्टूडेंट्स, बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कुछ भी हुआ हो, तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर ऑब्टेन हुआ है, ब्राइट बैंड्स का और डार्क बैंड्स का, दोनों का विड्थ सेम होता है। तो बेटा ये एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ और द विड्थ ऑफ द ब्राइट बैंड और द डार्क बैंड, ये डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, और ये आपका वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।